हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपका एग्ज़ाम पास में आ गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम फार्मूले का रिवीजन करेंगे। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। उसमें फ्रेंड्स हम 7 चैप्टर तक फार्मूले का रिवीजन किए थे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 8 नंबर चैप्टर से हम फार्मूले का रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट फ्रेंड्स प्लेलिस्ट नहीं जान पाते हैं कहाँ पर है, तो उनको अभी हम बता रहे हैं कि यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फ़ोन है मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे माना एयर स्टडी। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे, जैसे ही आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर अभी सर्च कर रहा है, यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको हम सब्सक्राइब किए हैं तो यहाँ पर ये सब्सक्राइब दिखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर होम, वीडियो, शॉर्ट और प्लेलिस्ट, यहाँ पर ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल प्लेलिस्ट पर आना है। तो यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट, यहाँ पर कई सारी वीडियो की यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखिए जो हम इसके पहले की वीडियो दिए हैं, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब कि जो 1 से 7 चैप्टर तक हम यहाँ पर फार्मूले का रिवीजन किए थे, ये एक वीडियो है। जो इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2 वीडियो आपको मिल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट को अनसॉल्व्ड सीरीज़ यहाँ पर जो स्टार्ट है वो वीडियो नहीं मिलती है, तो इसीलिए फ्रेंड्स हम बताते हैं कि प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको सब वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट में अभी तक में फ्रेंड्स हम 14 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं यहाँ पर, और सभी फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब अनसॉल्व्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब वीडियो को आपको देखकर करना क्या है, यहाँ पर ये जो जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए मान लेते हैं आपका अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 का यहाँ पर ये आपको पीडीएफ मिल जाता है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर क्लास 9th का है और 10th का भी है, पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स ये आपका सिलेबस। इसमें आपको 140 वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इन सब इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको हम नहीं देखेंगे। ये चौथा चैप्टर है। यहाँ से फ्रेंड्स हम 8 नंबर चैप्टर से यहाँ पर हम इसको देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स आप फार्मूले का रिवीजन कर कर जाइएगा। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत सारे मतलब कि ज़्यादातर सभी क्वेश्चन ही फार्मूला बेस्ड होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट फार्मूला लगता है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो उस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर 7 तक तो हम कंप्लीट किए हैं, और ये आपका 8 है, अध्याय 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला हम देखते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण बी समकोण है। यहाँ पर देखिए ये बी कोण समकोण है, ये आपका थीटा है, ये आपका एबीसी एक त्रिभुज है। अगर हमें साइन थीटा ज्ञात करना हो तो कोण सी की सम्मुख भुजा, यहाँ पर देखिए कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी है। और यहाँ पर कर्ण कौन सा है, ए सी है। मतलब कि अगर हम सीधे से कहें तो यहाँ पर ये जो थीटा है आपका, मतलब कि जो कोण है उसके सामने हमेशा लंब होगा। चाहे थीटा यहाँ पर होगा तब भी इसके सामने जो भी भुजा आएगी वो हमेशा लंब होगी। तो लंब बटे में कर्ण हो गया। और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होगा। और यहाँ पर देखिए टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोण चेंज करने पर लंब तथा आधार भी चेंज हो जाता है। मतलब कि जैसे कोण इसको माने तो लंब ये होगा, अगर कोण इसको मानते तो लंब ये होता, ठीक है ना। इतना समझ में है। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। और cos थीटा दिया है तो उसे हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा। और sec थीटा हो तो उसे हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा। और यहाँ पर cot थीटा होगा यहाँ पर 1/tan थीटा। अब देखिए sin cos tan, इसको हमें याद करना हो तो यहाँ पर हम इसको कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यल ए यल बटे में के ए, ये आपका यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। मतलब कि देखिए लंब बटे कर्ण साइन थीटा का हो जाएगा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा का हो जाएगा, लंब बटे आधार यहाँ पर टेन थीटा का हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी फार्मूले आपके सिलेबस में, सभी फार्मूले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन ए और कॉसेक ए का गुणनफल करेंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं कि आपको फार्मूले को रटना है। यहाँ पर देखिए ये 1 कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए लिखा है साइन ए
और यहाँ पर कॉसेक ए लिखा है, ये इक्वल टू 1 है। ये कैसे आया? तो यहाँ पर देखिए साइन ए, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये 1 ही तो आएगा। इसी टाइप से ये इसमें आया है। सेक ए और कॉस ए को गुणा करेंगे तो 1 आएगा, tan ए और cot ए को गुणा करेंगे तब भी 1 आएगा। देखिए यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर सही से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस क्या होगा tan थीटा। यहाँ पर देखिए sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इन सभी फार्मूले को आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि आपको फार्मूला सभी याद हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप एग्जाम देने जा रहे हैं। ये फार्मूला अब आपको क्या करना है, केवल रिवीजन करना है। नहीं याद है तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, लेकिन आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए पहले से भी। यहाँ पर ये सभी दिया गया है। इसमें देखिए sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, और यहाँ पर sin 90 का मान 1 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस पर बहुत सारी वीडियो बनी है जो ट्रिक के ऊपर बनी है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रिक कुछ भी नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, केवल ये पहले वाले को याद कर लेना है बस। 0, 30, 45, 60, 90 का हमें इसको पहले को याद करना है और सब आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक गए, उसके बाद यहाँ से ये आ जाएगा, मतलब इसको यहाँ पर पहले लिखें, इसको यहाँ पर लिखें, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। देखिए साइन से कॉस हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस, मतलब कि इसको इससे भाग करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे भाग करेंगे तो ये आएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो cosec से cot दिखाई दे रहा है, ये तो फ्रेंड्स इन सब का पॉजिटिव ही है। जैसे देखिए sin 30 का मान क्या है 1/2 है, तो cosec 30 का मान 2 हो जाएगा, मतलब कि 2 ऊपर चला जाएगा 1 बटे में आ जाएगा। ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इतने ही फार्मूले हैं जो आपके यहाँ पर सिलेबस में हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अध्याय 9 है, जो कि यहाँ पर दिया गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए उन्नयन कोण किसे कहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उन्नयन कोण कब बनता है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है और आप यहाँ पर हैं, आपको इसको देखना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके नेत्र है, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ इस टाइप से होगा, और यहाँ पर ये क्षैतिज, तो इससे होते हुए ये आपका क्षैतिज हो गया, और यहाँ पर ये दृष्टि रेखा हो गया। तो इसके बीच में जो कोण बनता है उसी को हम फ्रेंड्स उन्नयन कोण कहते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको उन्नयन कोण या फिर आपको अवनमन कोण मिल जाए, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ये आपको मानकर चलना है। क्योंकि देखिए अगर अवनमन होगा तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, जो कि ये दोनों समांतर हो जाएंगी। यहाँ पर अवनमन बन रहा है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। इसीलिए फ्रेंड्स उन्नयन और अवनमन हमेशा बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए उन्नयन कोण, ये फ्रेंड्स आपका उन्नयन कोण है, और यहाँ पर ये जो सी ए है ये आपका दृष्टि रेखा हो जाता है, ये क्षैतिज रेखा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अवनमन कोण, अवनमन कोण कब बनता है फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर हो और कोई वस्तु यहाँ पर हो, जब आप उसको देखते हैं तब यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा। मतलब ऊपर से आप कोई वस्तु नीचे है उसको आप देखते हैं तब आपका अवनमन कोण बनता है। चलिए जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए सिर नीचे की ओर घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में भी नेत्र कोण बनाते हुए घूमते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप सीधा देखेंगे तो इस टाइप से देखेंगे, लेकिन वस्तु नीचे रखी हुई है तो आप नीचे अपने सिर को करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे देखेंगे, तो इससे और इसके बीच में जो कोण बनेगा वही आपका अवनमन कोण होगा। जितना ये होगा उतना ये भी होगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अवनमन उन्नयन हमेशा बराबर होते हैं। दृष्टि रेखा क्या हो गई, तो फ्रेंड्स हम आपको बता दिए हैं, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। मतलब कि यहाँ पर आप हैं और यहाँ पर कोई वस्तु है, आप इसको देख रहे हैं तो ये आपकी दृष्टि रेखा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो अध्याय 10 है वृत्त और सर्किल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वैसे सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन फ्रेंड्स स्टूडेंट को इसमें थोड़ा ज़्यादा डाउट रहता है, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा है वृत्त, वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो भी हम इसको पढ़े हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, स्थिर बिंदु ये हो गया, और यहाँ
यहाँ पर जो आसपास सभी बिंदु होंगे इस बिंदु से नियत दूरी पर होंगे, मतलब कि समान दूरी पर होंगे, तभी तो वृत्त बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक छोटी लाइन हो एक बड़ी लाइन हो तब हम वृत्त बना लेंगे, तो फ्रेंड्स वो वृत्त नहीं बन पाएगा। यहाँ पर केंद्र मतलब सेंटर यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए यहीं पर हम बना लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए ये वृत्त है, तो ये जो यहाँ पर बिंदु है ये इस वृत्त का केंद्र है, सेंटर है। और यहाँ पर त्रिज्या, तो मतलब देखिए इस केंद्र से यहाँ पर परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाएगी। और व्यास मतलब कि अगर इसी को हम डबल कर दें, मतलब एक यहाँ पर परिधि से दूसरे परिधि को मिला दें और हमें सेंटर से ही मिलाना है, ऐसे नहीं कि इसको हम ऐसे मिला दें, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और इसमें रिलेशन क्या होता है, d बराबर 2r, क्योंकि r को अगर हम डबल करेंगे तो हमें d मिल जाएगा। ये हो गया। हमें नोट में दिया गया है दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र समान होते हैं संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर सभी का एग्जाम्पल लेकर हम अच्छे समझेंगे। यहाँ पर एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त आपका ये है और दोनों का सेंटर एक ही है, तो यहाँ पर जो दोनों वृत्त बने हैं यहाँ पर ये संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। किसी भी वृत्त के अनंत व्यास होते हैं जिनकी लंबाइयाँ समान होती हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो आपका व्यास बना है हम इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी, मतलब बहुत सारे हम ऐसे ऐसे ड्रा कर सकते हैं। और जो कि फ्रेंड्स जितने भी हम ड्रा करेंगे सबकी लंबाइयाँ बराबर होंगी इसमें। तो और छेदक रेखा, इसमें कह रहा है किसी वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम ऐसे बनाए थे यही आपकी छेदक रेखा हो जाएगी। देखिए ये वृत्त है, तो जैसे भी बन रहा है फ्रेंड्स आपको केवल समझना है। जैसे हम इसको यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये आपकी यहाँ पर छेदक रेखा हो जाएगी। ये जो भी रेखा है ये आपकी छेदक रेखा हो जाएगी। आगे है इसमें स्पर्श रेखा, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए ये कोई वृत्त है और इस पर मान लेते हैं इस बिंदु पर कोई ऐसी रेखा चली गई है, तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स स्पर्श रेखा है। और इस जिस बिंदु पर ये मिलती है, मतलब वृत्त के परिधि से जिस बिंदु पर ये मिलती है इसको हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आया। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक ही स्पर्श रेखा हम ड्रा कर सकते हैं, एक बिंदु पर हम एक ही स्पर्श रेखा ड्रा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम और भी ऐसे ऐसे ड्रा कर पाएंगे। इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा, दूसरा बिंदु लेंगे तो उस पर एक हम ड्रा कर सकते हैं, तीसरा बिंदु लेंगे तो उस पर एक। ऐसा नहीं कि इसी बिंदु पर हम 3-4 स्पर्श रेखाएं ड्रा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, इसमें जो भी दिया गया है। इसमें दिया गया स्पर्श बिंदु, कोई भी रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अभी हम आपको बताए हैं वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये भी बता चुके हैं। और नीचे इसमें एक वृत्त की अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर होती हैं। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये वृत्त है और इसमें 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब कि देखिए इस ये रेखा ऐसे गई है, मतलब ये स्पर्श रेखा है, तो अगर इसके समांतर कोई रेखा होगी तो ये ऐसे ही तो होगा जो कि फ्रेंड्स केंद्र के दोनों विपरीत हो रहे हैं। ये इस साइड है, ये इस साइड है, इसमें केवल 2 ही समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसे अगर हम खींचेंगे तो यहाँ पर ये तो छेदक रेखा हो जाएगी। यहाँ पर ये छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में डिफरेंस होता है। ठीक है ना, यहाँ पर छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। यहाँ पर ये देखिए प्रतिच्छेद मतलब ये टच होकर जाएगा ऐसे। ठीक है ना, और आगे यहाँ पर देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स यहाँ तक ये हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए कोई वृत्त है, एक बाह्य बिंदु कुछ हम ले लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं, तो इस पर फ्रेंड्स एक यहाँ पर हम ड्रा कर सकते हैं और इस पर यहाँ पर एक यहाँ पर हम ड्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा के अलावा हम तीसरी स्पर्श रेखा हम बाह्य बिंदु से ड्रा नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। मतलब एक बिंदु लिए हैं तो उससे केवल हम 2 ही स्पर्श रेखा ड्रा कर पाएंगे। और ये भी ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों इसी बिंदु से जो दोनों स्पर्श रेखाएं गई हैं ये दोनों लंबाई में बराबर होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तब एक भी स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है। मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कोई बिंदु है जो वृत्त के अंदर स्थित है, तो इस पर जाने वाली रेखा यहाँ पर हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे दिया गया है, एक मिनट फ्रेंड्स सही से दिख रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर देखिए वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रमेय, यहाँ पर कुछ प्रमेय हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा इस पर बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। मतलब कि यहाँ पर ये जो प्रमेय है ये आपका क्या कह रहा है, प्रमेय मतलब कि एक वृत्त है और जो स्पर्श रेखा खींची गई है इसका सेंटर है। अगर स्पर्श बिंदु पर अगर हम त्रिज्या ऐसे खींच दें तो ये जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण होता है ये आपका समकोण होता है, मतलब कि यहाँ पर लंब होता है हमेशा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी प्रमेय है, प्रमेय 1 है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय क्या है।
अब यहाँ पर देखिए उपप्रमेय दिया गया है। इसमें कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब उस वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये स्पर्श रेखा है और यहाँ पर ये त्रिज्या है, ठीक है। जो इस पर लंब है मतलब कि देखिए ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बना है और यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। अगर हम इस पर लंब ड्रा करेंगे तो कह रहा है कि ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये साइड से चला जाएगा, साइड से चला जाएगा। ये फ्रेंड्स अगर इस पर हम लंब डाल रहे हैं तो ये हमेशा केंद्र से ही होकर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रमेय 2 है, किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरे से खींचा गया लंब उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरे से खींचा गया लंब उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। मतलब कि यहाँ पर देखिए इस त्रिज्या से, ये त्रिज्या है, इस पर ये लंब बन रहा है तो ये जिस पर लंब बन रहा है वो हमेशा क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। और आगे है तीसरे प्रमेय में, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, जो कि इसे हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अध्याय 11 है, इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या r तथा व्यास d हो तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर पाई r स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए व्यास d है, d को हम क्या लिखते हैं 2r लिखते हैं, तो वही यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा अगर त्रिज्या r है। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r, या फिर यहाँ पर हम पाई d लिख सकते हैं। d क्या है, ये जो 2 और r आपको दिख रहा है 2r के स्थान पर हम क्या लिख दिए हैं d। तो यहाँ पर देखिए ये आपका व्यास है, ये आपकी त्रिज्या है, ठीक है ना। वृत्त के चतुर्थांश कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त 4 बराबर भागों में विभाजित होता है तब उस एक भाग को वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो पाई r स्क्वायर मतलब कि जो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा उसे हम 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। अगर इसको दूसरे रूप में लिखना है तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, मतलब कि अगर व्यास दिया गया है तो व्यास के रूप में आप कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे इसको। 1/4 पाई r स्क्वायर है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा 1/4 पाई d स्क्वायर। एक मिनट फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं क्या ये सही है कि नहीं। यहाँ पर थोड़ा हमें मिस्टेक लग रहा है फार्मूले में। देखिए 1/4 पाई r को हम क्या लिख सकते हैं d/2 का स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पर पाई/4 पाई, यहाँ पर d स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना 2 का स्क्वायर कर, देखिए इसका तो स्क्वायर किए हैं लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना था। इसमें वृत्त का त्रिज्यखंड क्या है, वृत्त का त्रिज्यखंड, इसमें फ्रेंड्स अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि चतुर्थांश हम किसको कहेंगे। ये वृत्त है, इसको हम 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दें तो हमें केवल इतने का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना होता है। और आगे है वृत्त का त्रिज्यखंड, इसमें दिया गया वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर सभी फ्रेंड्स एक ही पेज में हम समझ लेंगे क्योंकि वृत्त से रिलेटेड है, समझ लेते हैं। देखिए ये त्रिज्या हो गया और ये त्रिज्या हो गया, ये आपका यहाँ पर चाप हो गया। अब यहाँ पर इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा, 2 त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल है तो यहाँ पर ये त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो दोनों त्रिज्याएँ हैं इसके बीच में कुछ न कुछ तो कोण बन ही रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। एक दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, एक लघु त्रिज्यखंड होगा। देखिए यहाँ पर ये छोटा है तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो इधर इस साइड दिख रहा है ये पूरा, ये आपका फ्रेंड्स दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए किसी त्रिज्यखंड के संगत चाप को उस त्रिज्यखंड का चाप कहते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला यहाँ पर ये है, मतलब कि θ/360, मतलब ये कुछ न कुछ तो कोण बनाता होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये वृत्त है और यहाँ पर ये इसका केंद्र है। तो यहाँ पर ये जो चाप की लंबाई है ये इतने को अगर हमें ज्ञात करना हो तो यहाँ पर थीटा कुछ न कुछ होगा, तो वही थीटा फ्रेंड्स यहाँ पर हम रखेंगे। उसके बाद 360 है 2 पाई r, 2 पाई इतना तो ये कांस्टेंट हो गया और यहाँ पर त्रिज्या आपको पहले से दिया रहेगा। तो यहाँ पर आगे है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। देखिए हमें लंबाई ज्ञात करना था तो 2 पाई r लिखे, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई r स्क्वायर लिखेंगे। जैसे वृत्त की परिधि ज्ञात करना होता है तो परिधि क्या होता है, लंबाई ही तो होता है, तो 2 पाई r किए हैं। और यहाँ पर देखिए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है वृत्त का तो पाई r स्क्वायर लिखते हैं। तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना हो तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले से ज्ञात है तो आप क्या करिए, यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद उससे माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब आगे
वृत्त का वृत्तखंड, वृत्तीय छेद का वह भाग जो एक जीवा तथा संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो, वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वृत्त है और यहाँ पर ये आपकी दोनों त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये आपका फ्रेंड्स ये वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही भाग आपका यहाँ पर ये वृत्तखंड कहलाएगा। ये इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर क्या परिबद्ध हो, वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। अब इसमें इसमें भी होगा फ्रेंड्स, लघु चाप वाले वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ चाप वाले वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर लघु है और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ इस टाइप से बनेगा। जैसे यहाँ पर ये लघु बना है वैसे यहाँ पर दीर्घ बनेगा। तो दीर्घ हम ज्ञात करेंगे कैसे, जैसे त्रिज्यखंड में था वैसे इसमें भी सेम रहेगा। और इसमें देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से वृत्त की जीवा और त्रिज्याओं से परिबद्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब कि अगर इसको हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके क्षेत्रफल को हमें माइनस करना होगा। तो देखिए पूरा ज्ञात करेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा और यहाँ पर इसको इतने को माइनस कर देंगे तो ये इतना आएगा जो कि वृत्तखंड है, ठीक है ना। एक एक फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर डिटेल से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे आप त्रिज्यखंड का देखें उसी टाइप से ये भी रहेगा। यहाँ पर कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए वृत्तखंड और त्रिज्यखंड लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड ही होता है। मतलब कि इसमें अगर आपसे डायरेक्ट बोल दिया जाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए तो हमेशा आपको लघु का ही ज्ञात करना होता है, ना कि दीर्घ का। अगर दीर्घ ज्ञात करना होगा तो क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स 12 नंबर चैप्टर में। ये है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। यहाँ पर ठोस आकृतियाँ हम किसे कहेंगे, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों ठोस आकृतियाँ कहलाती हैं। ऐसी आकृतियाँ 3D होती हैं। यहाँ पर देखिए घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला तथा अर्धगोला आदि। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स घन, ये समय फ्रेंड्स आप डिफरेंस समझते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर चलिए हम बनाकर आपको बताते हैं। घन में क्या होगा फ्रेंड्स, सबके यहाँ पर भुजाएं जो होंगी बराबर होंगे। मतलब कि अगर कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पर ये सब बराबर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये इस टाइप से घन आपका ये इस टाइप से बनेगा। अगर इसी को घना बनाना हो तो यहाँ पर आपको एक आयत बना लेना है ऐसे और यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पर ड्रा कर लेना है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर घना बन चुका है। इसमें क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। इसमें सभी भुजाएं बराबर होंगे। अब यहाँ पर हम बेलन को समझते हैं। बेलन में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको बनाना है। जैसे पाइप आप देखे होंगे तो वो बेलन का आकार का ही होता है। और यहाँ पर देखिए शंकु, शंकु यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी, यहाँ पर इसको समझना है तो ये यच है, ये यल है, ये आपका आर है, ठीक है। गोला क्या होता है, गोला यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये आपको वृत्त दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये गोला है। गोला क्या होता है, 3D है, तो इसमें हम गोले को नहीं बना सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर बनाना है। जैसे बॉल आप लोग देखें तो वो आपका गोला ही है उस टाइप का, अगर आपको दिखे तो वहाँ पर वो गोला होता है। अब यहाँ पर देखिए अर्धगोला क्या है, इसी को कट कर दीजिए यहाँ पर इसके सेंटर से, तो यहाँ पर ये अर्धगोला हो जाएगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये इस टाइप से रहेगा। यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर ध्यान देना कि बीच में यहाँ पर ये खाली है इस टाइप से, मतलब कि इसको कट किए हैं तो यहाँ पर ये आधा हो गया है। जैसे बॉल है आप कट करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा, तो ये आपका अर्धगोला है। यहाँ पर देखिए देखते हैं घनाभ में क्या होता है, ये 6 आयताकार समतलों से घिरी बंद आकृति होती है जो कि यहाँ पर घनाभ कहलाती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है जो कि हम आपको बता चुके हैं। घनाभ का आयतन क्या होगा, यल बी एच होगा। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अगर हम क्या यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो हमें यहाँ पर आयतन मिल जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे बोले तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर घन में देखेंगे 6 वर्गाकार समतलों से घिरी बंद आकृति घन कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए यदि घन का प्रत्येक कोण ए हो, मतलब कि जो घन की भुजा है वो ए हो, तो यहाँ पर घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इतना खुला रहेगा और यहाँ पर ये इतना खुला रहेगा, तो यहाँ पर देखिए 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसी को अगर हम ढक देंगे तो ये यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सभी का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर सब जोड़कर यहाँ पर बना होता है। वृत्तीय बेलन, सर्कुलर सिलेंडर, बेलन से
संबंधित क्षेत्रफल एवं आयतन। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर आधार इसका क्षेत्रफल कह रहा है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है। तो यहाँ पर बेलन के आधार की परिधि क्या होगा? 2 पाई आर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अगर आप संपूर्ण पृष्ठ समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। और यहाँ पर इसी को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर दोनों को, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? 2 पाई आर स्क्वायर। इसी में हम कॉमन लेकर इसको लिख देते हैं। तो ठीक है ना, यहाँ पर ये आपको इस टाइप से रटना नहीं है, ठीक है। जहाँ पर आपको समझना है वहाँ पर हम आपको बताएंगे। लंबवृत्तीय शंकु क्या है? शंकु से संबंधित क्षेत्रफल एवं आयतन हमें ज्ञात करना होता है। शंकु की त्रिज्या आर हो और ऊंचाई एच हो तथा तिर्यक ऊंचाई एल हो, अभी हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना हो तो यहाँ पर हम त्रिज्या के स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर को हम यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर इसका रूट ले लेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यल मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो पाई आर स्क्वायर। शंकु के वृत्तीय आधार की परिधि ज्ञात करना हो तो 2 पाई आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। और यहाँ पर आधार के क्षेत्रफल को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, मतलब कि पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर को हम कॉमन लेंगे तो यल प्लस आर, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। गोला स्फीयर, तो यहाँ पर गोला जिसकी भी त्रिज्या क्या है? आर है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछें तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। अर्धगोले में आ जाते हैं तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। मतलब यहाँ पर देखिए आयतन में 1/2 से गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पर अर्धगोले का आयतन मिल जाएगा। मतलब कि जितना भी दिया गया है इसका आधा करने के लिए हम 1/2 करेंगे, मतलब 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा? यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हमें आधा करना है तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है कि वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, मतलब कि यहाँ पर इसका केवल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर देखिए संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठ में हमारा तो इतना आएगा। अगर हमें संपूर्ण ज्ञात करना हो तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और संपूर्ण ज्ञात करने के लिए इसको भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ये वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ पर समझना था। अब अध्याय 13 में फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। और इसमें आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और निर्वचन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सांख्यिकी में आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि किसका यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है, इसको हम माध्य औसत भी बोलते हैं। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, मतलब कि आंकड़े ऐसे मतलब दिया गया हो केवल, जैसे वर्ग अंतराल बारंबारता ना दिया गया हो, तो इसमें क्या करते हैं, सभी प्रेक्षणों के मानों का योग और प्रेक्षणों की संख्या, मतलब कि यहाँ पर जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 1 2 3 4 5 इसका माध्य बताइए, तो सबको यहाँ पर ऐड करेंगे, जितना आएगा उसको लिखेंगे, और यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो उससे हम भाग कर देंगे, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसको हम लिखें, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हों, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से है, इसको हम यहाँ पर इस टाइप से लिखें। देखिए सिग्मा का मतलब जोड़ना ही होता है, इन सबको जो जोड़ कर लिखे इसीलिए यहाँ पर सिग्मा लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 से यहाँ पर n तक, अब कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता है, 5 तक 10 तक जितना भी हो उतने मतलब पद को हम सभी को यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जितने भी पद होते हैं उससे हम भाग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की विधि, तो यहाँ पर 3 विधि है फ्रेंड्स। प्रत्यक्ष विधि है, मतलब कि डायरेक्ट मेथड, और कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन विधि है, 3 विधि है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब इससे हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। जहाँ एफ आई क्या है, बारंबारता, एक्स आई क्या है, वर्ग का मध्यमान है। एक्स आई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग की उच्च सीमा और वर्ग की निम्न सीमा दोनों को ऐड करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम क्वेश्चन बताते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तो हम फार्मूले का रिवीजन करा रहे हैं, जो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, फार्मूले को अप्लाई किए होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो जब हम इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी फार्मूले, जितने भी फार्मूले बता रहे हैं सभी का यूज फ्रेंड्स होगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कल्पित माध्य विधि क्या है, समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसमें डी क्या है, वर्ग का मध्यमान, और यहाँ पर कल्पित माध्य, मतलब कि दोनों का डिफरेंस है। और आगे यहाँ पर देखते हैं, जहाँ कल्पित माध्य ए है, वर्ग की बारंबारता एफ आई है, कल्पित माध्य से विचलन डी।
तो यहाँ पर देखिए पग विचलन विधि, अगर हमें पग विचलन विधि से ज्ञात करना हो तो हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, मतलब कि ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ कल्पित माध्य ए है, बारंबारता एफ है, और यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, मतलब इससे हम यू आई को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया है, एक्स आई क्या है, वर्ग की मध्यमान है। अब आते हैं बहुलक में, इसमें कह रहा है दिए गए सांख्यिकी प्रेक्षणों में से वह पद जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर बहुलक तो आप समझ गए होंगे, तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का फार्मूला क्या है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बुक में आपको इस टाइप से फार्मूला मिलेगा, कुछ बुक में क्या होता है कि यहाँ पर वन है, जीरो जीरो की जगह पर फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसको वन मान लेते हैं, इसको यहाँ पर टू और यहाँ पर थ्री, कुछ इस टाइप से मानते हैं। तो दोनों फार्मूला सही है फ्रेंड्स, वो आपके मानने के ऊपर है कि आप इसको क्या मानते हैं। तो यहाँ पर जीरो वन टू ही आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है सबका यहाँ पर समझ लेते हैं। यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। एच क्या है, वर्ग अंतराल की माप है। एफ आई क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। एफ जीरो क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। एफ टू क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। माध्यिका, माध्यिका में क्या होगा, अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए तथा संचयी बारंबारता बंटन। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका मतलब कि जो देखिए दो आंकड़े होते हैं, एक अवर्गीकृत होते हैं, एक वर्गीकृत होते हैं। तो यहाँ पर अवर्गीकृत के लिए जब आंकड़ों की संख्या n एक विषम संख्या हो, मतलब कि जब एक विषम संख्या हो तब मध्य पद हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, n प्लस वन बटे में दोवां पद, तथा माध्यिका क्या हो जाएगा, n प्लस वन बटे दोवें पद का मान हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आया यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, जब विषम हो, जैसे एक दो तीन। अब यहाँ पर हमें मध्य पद ज्ञात करना हो तो एक इधर से हटाइए, एक इधर से, यहाँ पर ये दो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर समझते हैं n प्लस वन बटे में दो क्या है, n कितना है, एक दो तीन है, तीन है, ठीक है। प्लस वन कह रहा है, बटे में दो कह रहा है, तीन एक चार, बटे में दो, यहाँ पर दो, दूसरा पद यहाँ पर दो है, ठीक है ना। यही आपका माध्यिका हो जाएगा। फार्मूले का मतलब यहाँ पर सिंपल से इतना ही था। आगे इसमें कह रहा है जब आंकड़ों की संख्या n एक सम संख्या हो तब मध्य पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर n बाई टूवां पद और n बाई टू प्लस वनवां पद। माध्यिका n बाई टूवें पद का मान प्लस n बाई टू प्लस वनवें पद का मान, मतलब कि दोनों पद के मान को हम जोड़ देते हैं, उसके बाद दो से भाग करते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता बंटन। संचयी बारंबारता के निम्न प्रकार होते हैं, से कम प्रकार, से अधिक प्रकार। मतलब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक में कम दिया रहेगा, एक में अधिक। यहाँ पर मतलब लिखा रहेगा वर्ग अंतराल में से, ऐसे ही यहाँ पर साफ साफ लिखा रहेगा से कम से अधिक, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका, जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसकी माध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे, यल प्लस एन माइनस टू, सॉरी फ्रेंड, एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच हो जाएगा। यल क्या है अभी हम आपको बता चुके हैं, एन क्या है प्रेक्षणों की कुल संख्या है, सी एफ क्या है मध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता है। अब यहाँ पर देखिए यफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यच क्या है, वर्ग माप है। अब माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध देखते हैं। तो बहुलक इक्वल टू थ्री माध्यक माइनस टू माध्यक, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। फार्मूला भी पूछा गया है, मतलब चार ऑप्शन दिए रहेंगे कौन सा सही है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं या 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें देखिए आपको ये फार्मूले को याद करना है, बस इन सबको आपको याद ही नहीं करना है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। मतलब कुछ यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ पर कहते हैं माध्यक याद करना हो तो इसको, माध्यक याद करना हो तो इसको, यहाँ पर हमें 3 फार्मूला याद करना पड़ेगा। हम आपसे कह रहे हैं एक ही फार्मूला आप याद करिए, बस इतने को। माध्य याद करना होगा तो माध्य हम इसको पक्षांतर कर यहाँ पर याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए माध्य है, इसको हम इस साइड लेकर आएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ऐसे मतलब इसको हम पक्षांतर कर ज्ञात कर लेंगे, चाहे बहुलक ज्ञात करना हो, माध्य ज्ञात करना हो, ठीक है ना। अगर आप याद ही करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए इसको। अब यहाँ पर अध्याय 14 प्रायिकता है, जो कि प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। प्रायिकता में क्या होगा, किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना के घटित होने की संभावना को एक संख्या द्वारा मापा जाता है, जो कि 0 से 1 के बीच में होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रायिकता से संबंधित आधारभूत परिभाषाएं, थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा। एक घटना किसे कहेंगे, किसी परीक्षण के लिए एक घटना परीक्षण के कुछ परिणामों को का संग्रह होता है। इसे प्रायः ई द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे पीई लिखते हैं ना, तो वही है मतलब ई। संप्रायिक में क्या होगा, एक यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम संप्रायिक कहलाते हैं यदि एक परिणाम के प्राप्त होने की संभावना अन्य परिणाम के प्राप्त होने की संभावना के बराबर हो। मतलब संप्रायिक में एक प्रकार से अगर समझे फ्रेंड, तो इसमें 50-50% का चांस होता है। जैसे एक सिक्के को आप उछालते हैं तो उसमें हेड टेल आता है, तो उसमें 50% चांस रहता है कि हेड आ जाए और 50% चांस रहता है टेल आ जाए। तो यहाँ पर ये सिक्के का उछलना क्या है, एक संप्रायिक घटना है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लिए होंगे। यहाँ पर देखिए प्रायिकता का सैद्धांतिक परिभाषा, हमें प्रायिकता ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या से हम भाग कर देते हैं। इसमें क्या होता है, असंभव घटना और निश्चित घटना होती है।
देखिए फ्रेंड्स, असंभव घटना में क्या हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे आप वहाँ पासा मतलब जो होता है आपका, उसमें 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं या फिर इसमें डॉट डॉट ऐसे इस टाइप के लिखे होते हैं। अब यहाँ वहाँ पर 6 तक ही होते हैं। अगर आपसे हम बोल दिए जाएँ कि 8, एक पासे को उछाला जाता है, उसमें 8 आने की प्रायिकता बताइए। तो फ्रेंड्स वो एक आपका असंभव घटना हो जाती है, क्योंकि उसमें 8 आएगा ही नहीं। ये इस टाइप से आप समझ लिए होंगे। निश्चित में क्या होगा, जैसे 5 आने की प्रायिकता, तो एक निश्चित घटना है कि पासे को उछालेंगे तो 5 आ भी सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप फार्मूला रिवीजन कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स वो भी फार्मूले का रिवीजन कर सकें, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप फ्रेंड्स इसी टाइप की वीडियो और पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।